नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वायरस के ऊपर। किसके ऊपर? वायरस के ऊपर। दोस्तों वायरस जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड या जहरीला तरल। अगर दूसरी भाषा में इसे बोला जाए तो विष, पॉइजन। ओके। जो किसी भी जीव पर अगर पाया जाएगा, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म पर या जीव के ऊपर अगर उपस्थित होगा तो इस जीव की क्या होगी? हमेशा हानि या हार्मफुल इफेक्ट इसको डालेगा, इस जीव पर डालेगा। ओके। तो आज बात करते हैं वायरस की। वायरस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड या विष। अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाती है, इसकी खोज की बात की जाती है, तो सबसे पहले वायरस को 1892 में इवेनोवेस्की द्वारा खोजा गया था। ओके। सबसे पहले किसने खोजा था वायरस को? 1892 में इवेनोवेस्की द्वारा खोजा गया था। लेकिन 1935 में 1935 में स्टैनले ने TMV, इसका पूरा नाम होता है टबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस। तो एक ये ऐसा वायरस है जो कि तंबाकू की पत्तियों पर, मोज़ेक का मतलब होता है धब्बा, जिसे इंग्लिश में स्पॉट बोला जाता है। धब्बा या स्पॉट, तंबाकू की पत्तियों पर क्या कर देते हैं? स्पॉट्स कर देते हैं येलो कलर के। कैसे रंग के? येलो ब्लैक कलर के स्पॉट्स कर देते हैं और तंबाकू की पत्तियां क्या लग जाती हैं? पाउडर फॉर्म में बदलने लग जाती है इस वायरस के कारण। तंबाकू की पत्तियां पाउडर फॉर्म में बदलने लग जाती है। तो सबसे पहले 1892 में वेनस के द्वारा खोजा गया। 1935 में स्टैनले द्वारा तंबाकू में या तंबाकू की पत्तियों में TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया गया। ओके। वायरस जो वर्ड है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड या विष, पॉइजन। खोज की अगर बात की जाती है तो खोज की गई थी 1892 में इवानोव्स्की द्वारा की गई थी। अगर बात की जाए इसकी क्रिस्टलाइजेशन की, क्रिस्टलीकरण की, तो 1935 में स्टैनले ने तंबाकू मोज़ेक वायरस का तंबाकू की पत्तियों से क्या करा? क्रिस्टलीकरण किया था। ओके। अगर दोस्तों बात की जाए स्मॉलेस्ट वायरस की या सूक्ष्मतम विषाणु की, तो सबसे सूक्ष्मतम विषाणु होता है पोर्सिनो विषाणु या वायरस, जिसकी लेंथ पाई जाती है 16 नैनोमीटर तक।
जिसकी लेंथ पाई जाती है 16 नैनोमीटर तक। अगर बात की जाए लार्जेस्ट वायरस की, लार्जेस्ट वायरस की या बृहत्तम विषाणु की अगर बात की जाती तो सबसे बृहत्तम विषाणु होता है मामा वायरस, मामा विषाणु। अगर इसकी लेंथ की बात की जाती है तो इसकी लेंथ होती है 390 नैनोमीटर तक की, जो कि क्या है, बैक्टीरियल सेल से भी या जीवाणु कोशिकाओं से भी अत्यधिक बड़ा पाया जाता है। जीवाणु कोशिकाओं से भी अत्यधिक क्या पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। तो दोस्तों बात की जाए, अगर बात की जाती है इसके स्पेशल कैरेक्टर्स की, विशिष्ट लक्षणों की, बात की जाए, अगर वायरस के विशिष्ट लक्षण या स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो इसका सबसे स्पेशल फीचर्स होता है ये सजीव, इसे लिविंग भी बोला जाता है, व निर्जीव, इसे डेड भी बोला जाता है, के बीच की योजक कड़ी के रूप में, योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक के रूप में पाए जाते हैं, अगर इसे देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बनाते हैं ना, अगर बोला जाए सजीव, यहाँ पे लिखा जाए सजीव कोशिका, और यहाँ पे लिखा जाए निर्जीव कोशिका, निर्जीव, ओके, लिविंग और डेड। तो ये इन दोनों को जोड़ने वाले लिंक होते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं, वायरस या विषाणु आते हैं। अब ये वायरस है जो कुछ सजीव कोशिकाओं के समान और कुछ निर्जीव कोशिकाओं के समान क्या करता है, लक्षण प्रदर्शित करता है। अगर सजीव के समान देखा जाए तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए पाया जाता है, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। और अगर निर्जीव की तरह कहें तो ये किसी भी बिना किसी जीव के या बिना किसी परपोषी कोशिका के, बिना किसी परपोषी कोशिका होती है होस्ट सेल, के बिना किसी परपोषी कोशिका के जीवन यापन नहीं कर सकता, है। ओके, अगर दोस्तों और कैरेक्टर देखा जाए इसका सजीव कोशिका के समान, तो अगर इन्हें उद्दीप्त किया जाए किसी भी किरणों से या रेज से उद्दीप्त किया जाता है, स्टिमुलेशन दिए जा सकते हैं, उद्दीप्त किया जा सकता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। सजीव कोशिका या सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे बोला जाता है, विषाणु को बोला जाता है। ओके,
अर्थात विषाणुओं को जीवन चलाने के लिए किसी सजीव कोशिका परपोषी कोशिका की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर कोई मान लो ये प्लांट है, इसके ऊपर कोई एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो कि इस प्लांट के पर ही क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। अगर ये प्लांट नहीं पाया जाए तो ये जो ए ऑर्गेनिज्म था इसका भी क्या हो जाए, लाइफ साइकिल समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस प्रकार की कोशिका को बोलते हैं परपोषी कोशिका, जो कि जिसको जीवन यापन करने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए, जो कि दूसरों पर निर्भर पाई जाए। ओके, तो विषाणु को जीवन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी सजीव कोशिका की आवश्यकता होती है। अभी सजीव कोशिका क्या हो सकती है? कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी एल्गी हो सकती है, कोई भी फंजाई हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई भी लाइफ सेल हो सकती है, कोई भी लिविंग सेल सजीव कोशिका के रूप में हो सकती है वायरस के जीवन यापन करने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो जंतु जो दूसरों पर निर्भर पाए जाते हैं अपने जीवन चलाने के लिए, ऐसे जंतु को बोला जाता है अविकल्पी परजीवी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। अविकल्पी, इस वर्ड को अगर तोड़ जाए तो अविकल्प, जिसके एक कोई भी ऐसा परजीवी ये जो कि जीवन यापन किस प्रकार के, किसी दूसरे जीव पर जीवन यापन करेगा, जिसके पास किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहने के अलावा कोई और विकल्प ना हो, इस प्रकार के प्राणी को बोला जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी बोला जाता है। तो वायरस क्या हो गया? अविकल्पी परजीवी के रूप में विषाणु पाया जाता है। दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं, विषाणु को जीवन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी सजीव परपोषी कोशिका की, या लिविंग होस्ट सेल या लाइव होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। वो होस्ट सेल क्या क्या हो सकती है? प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है, एल्गी हो सकती है, फंजाई हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, जो कि सजीव के लक्षण प्रदर्शित करें। ओके, तो इस प्रकार के जो जीव किसी दूसरे कोशिका पर या किसी दूसरे सजीव जीव पर निर्भर रहते, इस प्रकार के जीव को बोला जाता है परजीवी। अगर उनके पास अपने जीवन चलाने के लिए कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, कोई और विकल्प होता ही नहीं है, तो इस प्रकार के जीवों को बोला जाता है अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अगर ये नहीं पाया जाए तो ये क्या, वायरस क्या करेंगे? डेड की तरह, निर्जीव की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। अगर दोस्तों विषाणु की स्ट्रक्चर या संरचना की बात की जाती है, तो इनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अनुपस्थित। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित पाई जाती है। इनकी आउटर लेयर या आउटर मोस्ट सरफेस का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन के द्वारा।
प्रोटीन के द्वारा। इस लेयर को बोला जाता है, इस लेयर को बोला जाता है कैप्सिड। इस लेयर को बोला जाता है कैप्सिड लेयर, जो कि किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर की तरफ डीएनए हो सकता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। डीएनए या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जा सकते हैं। अगर इस प्रोटीन लेयर के इस कैप्सिड की बात की जाती है, ये जो कैप्सिड है बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर गोलाकार अणुओं से मिलकर बनी होती है। इस एक गोलाकार अणु को कैप्सोमियर कहा जाता है, जो कि किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन से निर्मित। ओके दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें किसी प्रकार की कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली या प्रोटोप्लाज्म जो कि इसके अंदर पाया जाता है वो नहीं पाया जाता है। इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है या बाहरी सतह होती है वो प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, जिसे क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है। ओके, इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए उपस्थित हो सकता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए उपस्थित हो सकता है। अगर बात की जाए कैप्सिड की, कैप्सिड का निर्माण छोटे छोटे या असंख्य कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। ओके, बाहरी सतह अगर लिखी जाए, बाहरी सतह किससे निर्मित है, प्रोटीन द्वारा निर्मित तथा कैप्सिड कहलाती है। ओके, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या उपस्थित होगा, डीएनए या आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए उपस्थित। ओके, कैप्सिड का निर्माण किससे होगा, छोटे छोटे प्रोटीन से निर्मित कैप्सोमियर से होगा। कैप्सिड का निर्माण प्रोटीन से निर्मित कैप्सोमियर से होता है। ओके, अगर बात की जाए इसमें कोशिका भित्ति कहीं भी नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है वो भी नहीं पाया जाता। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है। दोबारा देख लेते हैं स्ट्रक्चर है जो आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, जिसे कैप्सिड बोला जाता है। ओके, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए पाया जाता है। कैप्सिड का निर्माण छोटे छोटे प्रोटीन से निर्मित कैप्सोमियर से होता है, छोटे छोटे कैप्सोमियर से होता है। अगर बात की जाए इनके प्रकार के, विषाणुओं के प्रकार के, टाइप्स ऑफ वायरसेस की, अगर दोस्तों एक मिनट, अगर बात की जाए इनके शेप की, आकार, विषाणुओं का आकार, शेप ऑफ वायरस। तो दोस्तों ये
गोलाकार आकृति में भी पाए जा सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म, गोलाकार आकृति, या देखा जाए तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या षटकोणीय अवस्था, षटकोणीय हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या षटकोणीय अवस्था के रूप में पाया जा सकता है, या रॉड शेप्ड, या रॉड शेप्ड या छड़ की आकृति के, छड़ की आकृति के भी मिल सकते हैं। तो इनकी 3-4 तरह की शेप हो सकती है। पहली हो सकती है सर्कुलर फॉर्म में, गोलाकार आकृति के रूप में मिल सकते हैं। अगर सेकंड की बात किया तो षटकोणीय हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में षटकोणीय अवस्था के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं। ओके, अगर थर्ड शेप की बात की जाए तो थर्ड शेप होती है रॉड शेप्ड, या छड़ की आकृति के बिल्कुल सीधे छड़ की तरह ये रॉड शेप्ड भी पाए जा सकते हैं। अगर बात की जाए विषाणुओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ वायरसेस की, टाइप्स ऑफ विषाणु, टाइप्स ऑफ वायरस की, तो वायरस कितनी तरह के हो सकते हैं? वायरस कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। ओके, पहला होता है प्लांट वायरस, पहला होता है प्लांट वायरस या पादप विषाणु, पादप विषाणु। सेकंड होते हैं एनिमल वायरस या जंतु विषाणु, जंतु विषाणु। और थर्ड होते हैं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो वर्ल्ड या बैक्टीरियोफेज वर्ल्ड बना है बैक्टीरिया से, जो कि हिंदी में इसे बोला जाता है जीवाणु भोजी, जो जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जीवाणु को या बैक्टीरिया को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बैक्टीरियोफेज वर्ल्ड बना है 2 शब्दों से मिलके। पहला होता है बैक्टीरिया प्लस फेज, PHAG। फेज का मतलब होता है टू फीड, ग्रहण करना या भोजन के रूप में ग्रहण करना, इनटेक करना किसी को भी। और वो किसको इनटेक करना है? जीवाणु को इनटेक करना। अगर पादप विषाणुओं की बात की जाए, तो ऐसा कोई भी वायरस जो कि किसको इन्फेक्ट करता है? पादप को या प्लांट के किसी भी पार्ट को इफेक्ट करता है, क्या कहलाता है? प्लांट वायरस कहलाता है। ऐसा कोई भी वायरस जो पादप को प्रभावित करता है, प्लांट वायरस कहलाता है, वायरस कहलाता है। एग्जाम्पल देखे जाए तो TMV, टबैको मोज़ेक वायरस। टबैको मोज़ेक वायरस का काम ये था कि तंबाकू की पत्तियों पर पीले
या काले रंग के धब्बे उत्पन्न करना, जो कि कुछ समय बाद किसमें चेंज हो जाते हैं, चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, टबैको मोज़ेक वायरस। सेकंड अगर बात की जाए तो शुगर केन मोज़ेक वायरस। ये क्या करेगा, गन्ने में मोज़ेक या धब्बे, गन्ने की पत्तियों में क्या करेगा, धब्बे उत्पन्न करेगा, शुगर केन मोज़ेक वायरस। इसका काम होता है गन्ने की पत्तियों पर धब्बे उत्पन्न करना, अगर बात की जाती है एनिमल वायरसेस की, ऐसा कोई भी वायरस जो एनिमल को प्रभावित करता है, एनिमल वायरस कहलाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चल रहा है कोरोना या कोविड-19 जो डिजीज आई है, वो किसके कारण है, ये कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस। अगर रेबीज की बात की जाए, जो कि कुत्ते के काटने से होता है या बंदर के काटने से होता है, तो उसका वायरस होता है रेबडो वायरस। ये क्या है, एनिमल वायरसेस है। कोरोना किसको इफेक्ट करता है, जंतुओं को इफेक्ट करता है। रेबडो वायरस किसको इफेक्ट करता है, जंतुओं को इफेक्ट करता है, इसीलिए इनको बोला जाता है एनिमल वायरसेस। अगर प्लांट वायरसेस की बात की जाती है तो प्लांट वायरसेस क्या है, ऐसे कोई भी वायरस जो कि प्लांट को ही इफेक्ट करता है, प्लांट के किसी भी भाग को इफेक्ट करता है। रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकती है, फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है। इनको अगर इफेक्ट करता है तो क्या कहलाएगा, प्लांट वायरस कहलाएगा। ओके, जैसे कि टबैको मोज़ेक वायरस, शुगर केन मोज़ेक वायरस। अगर एनिमल वायरस की बात की जाती है तो एनिमल वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि ओनली एनिमल को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, रेबडो वायरस, या चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो ये सारे के सारे एनिमल्स को इफेक्ट करेंगे। थर्ड आता है बैक्टीरियोफेज। थर्ड है, अगर बैक्टीरियोफेज की बात की जाए, या जिसे जीवाणु भोजी भी कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज की अगर बात की जाए तो बैक्टीरियोफेज बना है दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड जो है बैक्टीरिया, जैसे हिंदी में बोला जाता है जीवाणु। फेज सेकंड वर्ड है फेज का मतलब हिंदी में इसे इस प्रकार से, भोजी। फेज का मतलब होता है हिंदी में ग्रहण करना, टू इनटेक, टू फीड और टू इनटेक। ओके, ग्रहण करना। तो ऐसा कोई विषाणु, ऐसा कोई वायरस जो भोजन के रूप में जीवाणु कोशिका को ग्रहण करता है, क्या कहलाता है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ऐसा कोई वायरस जो कि भोजन के रूप में जीवाणु कोशिका बैक्टीरियल सेल को
जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल को ग्रहण करता है, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है। जीवाणु कोशिका को कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ भोजन के रूप में ग्रहण भी कर सकता है। इस प्रकार के वायरस को बोलते हैं अपन जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। अगर इसकी खोज की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए कि बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की, तो दो साइंटिस्ट थे, एक तो था टावर्ट, वह इनके साथ ही थे एक वह डी हेरेल। टावर्ट व डी हेरेल के द्वारा इनकी सबसे पहले बैक्टीरियोफेज की खोज की गई। टावर्ट व डी हेरेल के द्वारा इनकी खोज की गई। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, जीवाणु भोजी की संरचना की बात की जाए, तो इसकी संरचना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, षटकोणीय अवस्था के रूप में पाया जाता है। षटकोणीय अवस्था के रूप में षटकोणीय अवस्था के रूप में ये पाया जा सकता है। ये इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके सेंटर में न्यूक्लिक एसिड या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए उपस्थित हो सकता है। ये इसका आउटर मोस्ट लेयर है जो कि विषाणु की भारी संरचना बनाते हैं। इसे अपन ने बोला था कैप्सिड, इसे हमने बोला है कैप्सिड। अरे कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से, फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, प्रोटीन द्वारा निर्मित। ओके, इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाएगा? डीएनए या आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाए? डीएनए या आरएनए। अब अगर इसको देखा जाए, इस जीवाणु भोजी को देखा जाए, इस बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो इसकी संरचना को अपन इसकी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट, ये इस पार्ट को बोला जाता है हेड पार्ट या सिर भाग, सिर भाग एक पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट। ये जो सेंटर का पार्ट है, ये जो सेंटर का पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं कॉलर। क्या बोलते हैं? कॉलर रीजन। थर्ड पार्ट होता है, ये जो पार्ट है आपका, तो ये है टेल, पूंछ या पुच्छ भाग। तो पूंछ वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे पिन्स नुमा स्ट्रक्चर से पाई जाती हैं। पिन लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इन पिन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेल पिन्स, जो की संख्या में कितनी होते हैं? 3 पेयर्स, क्योंकि नंबर कितने पाए जाते हैं? 3 पेयर्स। जब भी ये बैक्टीरियोफेज, जब भी ये जीवाणु भोजी किसी बैक्टीरिया पर, ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल ये अगर बैक्टीरियल सेल के रूप में पाया जा रहा है, तो इसमें से कॉलर के द्वारा, इसमें से डीएनए या आरएनए, जो भी आनुवंशिक पदार्थ है या जो भी जेनेटिक मटेरियल कॉलर से होते हैं, पिन की सहायता से, पिन क्या होगी? इस पर एडजस्ट होंगी, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल पर एडजस्ट होगी, और डीएनए इनमें से निकलकर किस में आ जाएगा? बैक्टीरियल सेल पर आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है इसे बैक्टीरियोफेज, इसीलिए इसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, षटकोणीय संरचना के रूप में पाया जाता है। इसके शरीर को या इसके स्ट्रक्चर को या इसके भाग को 3 भागों में बांटा है अपन ने। पहला भाग था हेड रीजन, सेकंड पार्ट है कॉलर रीजन, थर्ड पार्ट है टेल रीजन। थर्ड पार्ट है टेल रीजन। जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए या आरएनए मिल सकता है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए या आरएनए मिल सकता है। तो आनुवंशिक पदार्थ अगर लिखा जाए, आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए या आरएनए। शरीर के भाग अगर लिखे जाएं,
पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के भाग। पहला था भाग सिर भाग, हेड। सेकंड था आपका कॉलर भाग। थर्ड भाग था पुच्छ भाग या टेल पार्ट। ओके, अगर इसका आकार लिखा जाए, आकार क्या था? षटकोणीय, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।